चार्ज एंड फील्ड के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। पिछली वीडियो अगर ना देखे हो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड, वो जरूर जाकर देख लीजिए। वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस बताए हैं, जैसे कूलम्ब्स लॉ हो गया, उससे रिलेटेड डिफिनीशंस भी बताए हैं। साथ साथ कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा उसके बेस्ड पे कुछ हमने टिप्स भी दिए हैं और साथ ही साथ फार्मूले भी बताए हैं। तो वो जाकर देखेंगे तो आपको जनरल आइडिया लग जाएगा किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। हालांकि मैं इसमें भी बताने वाला हूँ, सब कुछ बने रहिएगा लास्ट तक, सब कुछ बता दूंगा ताकि आपको मेथड क्लियर हो जाए। कभी भी ऐसा आपको नहीं फील होगा आज के लेक्चर में मज़ा नहीं आया। लेक्चर में मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। सब कुछ समझना है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हेडिंग लगा लेंगे। हेडिंग क्या लगाना है, न्यूमेरिकल्स बताएंगे आज। न्यूमेरिकल्स, कॉपी कलम निकाल लो, न्यूमेरिकल टाइप करना है, स्टार्ट कर दो। न्यूमेरिकल्स क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई, मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई एंड एफ जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें क्या पूछ रहा है, रेशियो फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स। फॉर, देखिए प्रोटॉन भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन भी। जब इलेक्ट्रॉन पूछेगा उसकी वैल्यू होती है 1.6, उस पर जो चार्ज आता है × 10⁻⁻19 कूलम। जब उसकी बात आती है प्रोटॉन की तो 1.67 × 10⁻31, ठीक, वो सॉरी 27। तो उसी प्रकार आप सॉल्व कर लेंगे। तो एफ की वैल्यू है, एफ जी की वैल्यू फॉर क्या रखेंगे, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड, जो कि प्लेस किए हैं, प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस अपार्ट एयर। मतलब एयर की बात की जा रही है तो यहां पर जो परमिटिविटी होगा इप्सिलॉन नॉट लगेगा। हालांकि मैं आपको परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी अगले लेक्चर में बताने वाला हूं। अगले लेक्चर में ये सब कंफर्म करेंगे। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका, लेकिन उससे पहले जान लीजिए होता क्या है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सॉल्यूशन में ही लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया तो आपको याद करना पड़ेगा, ये सब चीजें कॉमन है, हमेशा यूज होने वाली। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसको किसको पता, जल्दी बताइए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। और किसी की बात की जा रही है, चलिए देख लेंगे, जिसकी बात होगी उसी हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। मास निकल गया, हाँ। लास्ट में हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू आएगी। जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻⁻, कितना, जल्दी बताइए। अरे 11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट कैसे निकली पिछले वीडियो देख लीजिए। अब देखिएगा क्या होगा, समझेंगे। यहां तक तो कंफर्म हो गया ना। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन तो लिखे, एफ ई की वैल्यू निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। सेम डिस्टेंस पे सेम चार्ज है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो, Q स्क्वायर। और यहां पर हो जाता है, इसे बना लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एफ जी की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर होता है G m1m2/r² होता है। यहाँ पर सेम मास है, सेम मास की बात हो रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंट मास तो दिया नहीं गया, तो यहाँ पर भी m × m m² हो जाएगा, ठीक। तो हमें रेशियो निकालना है एफ ई और एफ जी का, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। एफ ई और एफ जी का जब रेशियो निकालेंगे क्या निकलेगा, इतना 1/4πε0 इंटू Q² डिवाइड बाय ये G इंटू m² r², r² से r² मर गया, ठीक।
अब हम वैल्यू निकालेंगे एफ ई अपान एफ जी की इक्वल टू 1/4 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, सब लोग जानते हो। इनटू में क्यू, क्यू मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जी, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई में एम स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर, यही है। अब इसको सॉल्व करना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे सॉल्व करें। देखो सिंपल सी बात है, आप लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 लिख लीजिए इंटू 10⁻9 लिखे रहिए, मल्टीप्लाई 1.6 का स्क्वायर है तो 1.6 इंटू 1.6, 10⁻19 का स्क्वायर है तो मतलब 10⁻19 टू जा 38 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई में 10⁻11, ये 9.1 का होल स्क्वायर तो 9.1 इंटू 9.1, 10⁻31 का स्क्वायर है तो 10⁻62 मल्टीप्लाई होता है ना स्क्वायर में, जो जैसे 31 इंटू 2 हो जाता है, ऐसा नहीं 31 का स्क्वायर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इधर क्या हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा 10⁻9 10⁻38 क्या बचा 29, 10⁻⁻29 डिवाइड बाई इधर -11, देखिए 62 में से 11 जुड़ेगा, हाँ जुड़ेगा तो 72 1 73 10⁻73। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1.6 इंटू में 1.6, हालांकि मैं इसका मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, चलिए मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इतना आ रहा है तो ऊपर और नीचे 10⁻29 10⁻73 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में 73 बचेगा, 73 - 29 13 में से 9 गया 4, इधर बचा 6 में से 2 गया 4 44 10⁻44 बचा। अब जब हम इसको 23.04 अपान 552.34 करते हैं तो ये टोटल हमारा आता है, एक बार फिर से कर लेते हैं हम 23.04 डिवाइड बाई क्या हमारा 552.34 यार 0.0417 मल्टीप्लाई में 10⁻44 आगे ये हमारा आ जाएगा, जब पॉइंट को इस साइड ले जाएंगे तो 4.17 इंटू 10⁻42 ये 4.17 इंटू 10⁻42 ये जब इधर जाता है, जब भी ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया है 1.009 तो आपको लिखना है इसको पूरे के रूप में, तो अगर आप दशमलव को 10 दशमलव में ले जाओगे 10.09 लिखोगे 10⁻−1 आ जाएगा। अगर इसी को आप लिखोगे कुछ इस प्रकार की 0.1009 तो 10 की घात 1 आ जाएगा। लेफ्ट साइड जितना जाओगे उतना आपका 10 की घात प्लस में होता चला जाएगा, राइट साइड जितना जाओगे 10 घात माइनस में उतना जुड़ता चला जाएगा। मतलब राइट साइड जाओगे तो माइनस और लेफ्ट साइड आओगे तो प्लस, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आप लोग प्रोटॉन के लिए निकाल लीजिए, प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻−27, ठीक, नोट किए, समझ आया। चलिए हटा दिया जाए इसको। अब हम पढ़ने वाले, जैसे पिछली वीडियो में आपने कूलाम्स लॉ के बारे में पूरा पढ़ा था, अब वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए हमने वहाँ पर ब्रेक कर दिया था, ज़्यादा लंबी नहीं किया था, नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हो। हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलाम लॉ, उसके बाद सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए किस प्रकार न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। हालांकि बहुत ही सिंपल सवाल होने वाले हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत सिंपल होगा। हेड डालेंगे लिमिटेशन ऑफ, कहाँ कहाँ लिमिट हो गई थी ये कूलाम की रूल या कूलाम का नियम, कहाँ कहाँ लिमिट हो गया था। लिमिटेशन ऑफ
कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ की क्या करनी है हमको, लिमिटेशन पढ़नी है। लिमिटेशन क्या क्या थी, जैसे कि पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे, जो कूलॉम लॉ था, ये फर्स्ट लिमिटेशन लिख लेंगे। इसकी ये था कि इट्स ओनली वैलिड, इट्स वैलिड फॉर टू, फॉर किसके लिए वैलिड था, बोथ चार्ज, ध्यान समझेंगे, बोथ चार्ज एट रेस्ट, एट रेस्ट, और दूसरे चीज के लिए किसके लिए वैलिड था ये, वन चार्ज रेस्ट एंड वन चार्ज मूवेबल। अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज स्थिर है, फिर भी ये हमारा लगता था, बट, और दोनों चार्ज स्थिर है फिर तो लगेगा ही, बट इट्स नॉट वैलिड फॉर, इट्स नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड नहीं था इसके लिए जानेंगे, इट्स नॉट वैलिड फॉर किसी लिए वैलिड नहीं था ये पहले जानेंगे, बोथ मूवेबल चार्जेस, ये दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं तब ये वैलिड नहीं था, ये केवल वैलिड था किसके लिए, जब दोनों चार्ज हमारे या तो स्थिर हो, या तो एक चार्ज स्थिर हो, दूसरा हमारा मूव कर रहा हो। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन इसकी यही निकली कि दोनों मूवेबल चार्ज के लिए ये नहीं था, ये केवल वैलिड था पॉइंट चार्ज के लिए, क्या था, पॉइंट चार्ज के लिए, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं था, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं था। लिखेंगे दिस लॉ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर, किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटेंडेड चार्ज, हालांकि इसके बारे में बता रहे हैं, एक्सटेंडेड चार्ज, it only exists for point charges, जो पिछली वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा पॉइंट चार्जेस किसको आते हैं। पॉइंट चार्जेस मतलब लेंथ, उनके बीच की दूरी की अपेक्षा उनकी जो लंबाई हो, मतलब आकार हो बहुत छोटा हो, मतलब ऐसा कुछ कोई पॉइंट है, तब ये दोनों चार्ज क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज लीजिएगा। एक्सटेंडेड चार्ज मतलब कोई चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है बट इनका आकार ज़्यादा है, तब ये एक्सटेंडेड चार्ज कहलाएंगे। इसके लिए ये वैलिड ही नहीं था, ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, जितना पढ़ रहेंगे पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर रख दिए चार्ज, एक यहाँ रख दिए, तब ये क्या होगा, एक्सटेंडेड चार्ज हो गया। अगर इसकी डिस्टेंस बढ़ा दिया पूरे रूम में, एक रूम के उस साइड एक रूम के इस साइड रख दिया जाए और उनका आकार छोटा छोटा रख दिया जाए, तब वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, कर लिए, नोट कर लिए भैया। चलिए अब हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल PAL वाला नहीं, आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये फिजिक्स वाले प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता था, इसका सिद्धांत क्या था, सुपरपोजिशन का सिद्धांत, इसका सिद्धांत कुछ ऐसा था कि इसका सिद्धांत बहुत पक्का था, ये बहुत ही वसूल सिद्धांत वाले थे ना, सिद्धांतवादी थे। देखो ऐसा कुछ नहीं था, इधर देखिए, कोई दो चार्ज है, कोई दो चार्ज है, माना चार्ज फर्स्ट, माना चार्ज सेकेंड, ठीक, या फिर आप ए भी मान लो, माना चार्ज ए, माना चार्ज बी, इस पे प्लस का क्यू चार्ज, इस पे माइनस का क्यू चार्ज, ऐसा कुछ हुआ कंप्लीट। चलिए अब कुछ ऐसा होगा, एक दूसरे पे इधर इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव, अगर सेम चार्ज होता, सिमिलर चार्ज होता, जैसे मान लो सिमिलर चार्ज, चलो मान लेते हैं, तब ये क्या होता, अट्रैक्ट करने के बजाय रिपल कर जाते, क्या कर जाते, रिपल कर जाते, बट इधर क्या है, चेंज चार्ज है,
तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब क्या होने वाला इधर समझेंगे, जब ये अट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अब इस पे हम किसी वन पे, किसी भी वन पे, मान लो ए पर अगर हम चार्ज की बात करें, एफ ऑफ ए, मतलब ए पर जो चार्ज लग रहा है, फोर्स ऑन ए पर जो चार्ज लग रहा है इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, ए पर चार्ज जो ए फोर्स ऑन ए पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पर हम 3 चार्ज ले लें, ये ए, ये बी, ये सी, कोई 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3। अब ये बात करेंगे यहां पर जो नेट फोर्स होगा किसी भी पॉइंट पर, चाहे ए पर, चाहे बी पर, चाहे सी पर, मान लो फोर्स ऑन ए। अब देखिए ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये जैसे इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है दो के, जैसे ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही इनके भी बीच में लगेगा अगर सिमिलर चार्जेस हैं। जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, इधर भी प्लस क्यू माइनस क्यू ले रहे हो तो सेम ही चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो सिर्फ नेट फोर्स में आएगा। नेट फोर्स ऑन ए पर जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, पहले तो किसके बराबर होगा, फोर्स ए ड्यू टू बी, प्लस इधर भी फोर्स बी पर ड्यू टू सी, इसके ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, कंप्लीट होता है, समझ में आता है। चलिए 1 मिनट, एक चीज आपसे हमसे मिस्टेक हो गई, अब चीज आप देखेंगे। ए पर चार्ज लग रहा था, इधर भी तो होगा, चार्ज ए पर लग रहा था तो फोर्स ए पर बी के कारण, फोर्स ए पर सी के कारण, ए पर फोर्स सी के कारण जो लगेगा उसका सम, और ए पर ही बी के कारण जो लगेगा उसका सम बराबर होगा। हालांकि जब हम इसकी डिफिनीशन बताएंगे तो और भी प्रॉपर्ली आपको समझ में आएगा। इसकी डिफिनीशन सिंपल सी है, यदि कोई सिस्टम, हमारा कोई भी सिस्टम जो है कंटेन करता रखता है क्या, देखिए बताएंगे, इफ अ सिस्टम कंटेन ए नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस, कोई नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस को रखता है, तब जो वो सिस्टम होगा, ध्यान से समझेंगे, उस पर किसी भी एक पॉइंट पर लगने वाला जो बल होगा उन सभी पॉइंट के कारण उस पर लगने वाले बल के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो लिख लेंगे इसमें, इफ अ सिस्टम containing a number of interacting charges यदि कोई हमारा सिस्टम है जो कि एक नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस रख रहा है, देन net force on any one charge, तब जो नेट फोर्स होगा किसी भी एक पर चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे इस पे, चार्ज इज इक्वल सिंपल भाषा में लिखवा रहे, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स बाय रिमेनिंग चार्जेस। समझ पा रहे हैं, मतलब किसी भी एक पॉइंट पर लगने वाला बल जो होगा वो रिमेनिंग अन्य पर लगने वाले बल के क्या होगा, उनके वेक्टर सम के योग के बराबर होगा, मतलब वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे बी पर अगर बात कर ले, इसी प्रकार नेट फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स ऑन बी पर मतलब नेट फोर्स बात करें मतलब वेक्टर एफ बी की बात करें
क्या हो जाएगा, बी पर ए के कारण जो बल लग रहा है, बी पर ए के कारण प्लस वेक्टर एफ बी पर सी के कारण, बी पर सी के कारण, ये हमारी वैल्यू निकल के आती है। ठीक, समझ पा रहे हैं? चलिए थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं। अगर यहीं पर 5 चार्ज दिया है तो क्या होगा, 5 चार्जेस हो यहाँ पर टोटल, कोई भी एक चार्ज हो यहाँ पर, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, 5 चार्ज हैं दिए गए आपके। अगर पूछ लिया जाए Q4 पर नेट चार्ज निकालिए, तो नेट फोर्स निकालिए, तो इसके कारण इस पे लगेगा, इसके कारण इस पे लगेगा, इसके कारण इस पे लगेगा, इसके कारण इस पे लगेगा। तो नेट फोर्स ऑन फोर्थ पर जो नेट फोर्स लगेगा, मतलब F4 वेक्टर F4 की बात अगर की जाए, किसके इक्वल होगा, वेक्टर F1 के इक्वल होगा प्लस वेक्टर F2 के इक्वल होगा प्लस वेक्टर F3 के इक्वल होगा प्लस वेक्टर F5 के इक्वल होगा। मान ले रहे हैं Q4 है तो F4 भी वही लग रहा है, इसलिए हमने माना। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है, यदि किसी एक पॉइंट की बात की जाए, उस पॉइंट पर रिमेनिंग अन्य चार्जों के कारण लगने वाला जो बल है उसके वेक्टर सम के बराबर होता है। नोट कीजिए फटाफट से, समझ में आया? चलिए बात कर लेते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स किस प्रकार आएंगे। हटा दिया जाए इसको। इस पे न्यूमेरिकल 2 टाइप के बनते हैं, एक तो पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिसमें आपको शेप दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसके अनुसार। और दूसरा आपका बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कहाँ रखें, जैसे आप बोल सकते हो उसको इक्विलिब्रियम टाइप का। तो 2 प्रकार के रहेंगे न्यूमेरिकल्स। इस पे जब हम चर्चा करेंगे, अभी करेंगे बाद में नहीं। न्यूमेरिकल बारे में चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा टाइप रहेगा, पॉलीगन टाइप। अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन, कोई हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, माइनस का 3Q, माइनस का 3Q, माइनस का 3Q, सभी पे चार्ज हमारे इक्वल है। इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए या आर, कुछ भी मान लो, आर मान लो। इसकी जो भुजाएं हैं आर दी गई है। इसके पॉइंट भी मान लेते हैं। पॉइंट क्या क्या मानते हो, ए बी सी। पूछता है इसमें फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट ए पॉइंट पर आपको नेट फोर्स निकालना है। अब बताइए कैसे निकालते हैं, एक बार खुद से ट्राई करें। हालांकि हमने तो अभी बताया नहीं कैसे ट्राई करोगे, खुद से एक बार ट्राई करें। अगर नहीं समझ में आता है तो बताते हैं। नोट कीजिए फटाफट से, एक बार नोट कीजिए, नोट कर लिए। अब क्या कह रहा है, पॉइंट ए पर हमें नेट चार्ज निकालना है। ए पर हमें निकालना है तो बी के कारण, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो रिपल्सन होगा। कौन सा फोर्स लगेगा, एफ। ए पर लग रहा है किसके कारण, बी के कारण, एफ ए बी। अब वही चीज इधर भी लगेगा, पॉइंट ए पर लग रहा है सी के कारण, ये भी रिपल्सन ही होगा। क्यों रिपल्सन होगा, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, रिपल ही तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अट्रैक्ट होंगे। इधर फोर्स लगेगा किस पर, ए पर, किसके कारण, सी के कारण, एफ ए सी। ठीक, ये वैल्यू हमारी एफ ए सी और एफ ए बी निकली। हमें निकालना क्या है, ये वेक्टर एफ ए बी है। निकालना क्या है, हमें नेट फोर्स निकालना, मतलब टोटल फोर्स जो होगा इसके और इसके सम के बराबर आएगा। ये तो होने वाला है, तो टोटल फोर्स होगा। हालांकि इसके सम के बराबर नहीं होगा, उसमें भी कारण है और भी तरीके लगेंगे उसमें, तब जाकर वो उसके बराबर आएगा। हालांकि चलिए हम बता रहे हैं पहले आपको किस प्रकार ये लगेगा। पहले इसकी वैल्यू निकालें, एफ ए सी की या एफ ए बी की। वेक्टर एफ
ए बी की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू क्या है 3Q ही है, इंटू में Q2 की वैल्यू 3Q अपान आर स्क्वायर, आर ही दिया गया, कुछ और दिया गया होता तो ले लेते। क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 3 जा 9Q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये वेक्टर एफ ए बी है। वेक्टर एफ ए बी इतना आया। अगर हम यहीं पर वेक्टर एफ ए सी की बात करें वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि चार्जेस हमारे सिमिलर हैं। तो ये भी हमारा कितना आने वाला है 1/4πε0 इंटू 9Q स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। मतलब एफ ए बी भी बराबर है, एफ ए सी के बराबर है, तो ये फाइनली दोनों हो जाएंगे एफ के बराबर ही आएंगे। मतलब एफ ए बी एफ ए सी जब बराबर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू वेक्टर एफ ए सी इक्वल टू वेक्टर एफ, क्योंकि बराबर है तो हम एक मान लेते हैं। तो नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स वेक्टर एफ निकालेंगे, एफ नेट फोर्स निकाल रहे हैं। फार्मूला होता है क्या F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही तो फार्मूला होता है। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा ना। अब हम क्या करेंगे चर्चा, ये देखिए ये भी 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और शीर्षा विमुख कोण के कारण ये भी 60 डिग्री ही होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण ये भी 60 डिग्री ही होगा। वैल्यू पुट करिए, F1 का स्क्वायर मतलब F का ही स्क्वायर होगा, F का ही स्क्वायर होगा, इधर भी F का ही स्क्वायर होगा, मतलब 2F का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2, F1 इंटू F2, F1 भी हमारा ये हुई है, F2 भी मतलब ये F स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस 3F स्क्वायर अंडर रूट में 3F स्क्वायर या फिर √3F√3 आ जाएगा। जो वेक्टर F नेट निकलेगा वो √3 गुना होगा F के। अगर F की वैल्यू पुट कर दी जाए क्या निकल जाएगा √3 इंटू 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर अपान आर, Q नहीं 9Q स्क्वायर। F की वैल्यू हमारी यही तो आई थी 9Q स्क्वायर। तो ये कुछ वैल्यू निकली हमारी फाइनली F नेट की। समझ में आया, F नेट की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम चर्चा करते हैं। नोट कर लिए, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिटाएं इसको। अगर आपको सिमिलर चार्जेस ना दिए रहे, जैसे ये तो सिमिलर चार्जेस था, डिफरेंटेड चार्जेस दे दिए जाए, जिससे मान लीजिए एक माइनस दे दिया जाए, एक प्लस दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, तब कैसे लगाओगे आप। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है ये, ठीक, समझ में आया तक। इस पर मान लीजिए माइनस का 4Q है, इस पर प्लस का 4Q है, और इस पर भी प्लस का 4Q है। नहीं तो वैल्यू चेंज कर दीजिए, प्लस का 2Q कर दीजिए इस पे, और प्लस का Q कर दीजिए। अब मजा आएगा ना, अब बढ़िया सवाल है। पॉइंट ए हुआ, पॉइंट बी हुआ, पॉइंट का सी हुआ। अब भी यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही लिए हैं 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक। अब हमारा पूछ रहा है नेट फोर्स फाइंड, नेट फोर्स अपान किस पर, ए पर। ए पर हमारा नेट फोर्स निकालना है, कैसे निकालोगे ये चीज बताएंगे। अब देखिए होगा क्या, ध्यान समझिएगा तब समझ में आएगा। ये ए वाला जो फोर्स होगा बी के कारण जो लगेगा इस साइड लगेगा ना, वेक्टर एफ ए पर लग रहा है बी के कारण, और वही कारण इधर भी लगने वाला है। सी वाला जो लगेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, अट्रैक्ट करेगा वेक्टर एफ
ए पर लग रहा है सी के कारण ना। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। वेक्टर एफ ए बी की जो वैल्यू आएगी, एफ ए बी की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1/4 इंटू Q1 Q2/r²। वैल्यू रखेंगे जब इसमें तो 1/4 इंटू Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू क्या है इधर, चाहे जो पहले रख दो, माइनस प्लस तो रखा नहीं जाता, 4Q इंटू में Q2 क्या हमारा 2Q डिवाइड बाई बीच के मान लो R ही दिया गया है, R²। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 4×8Q²/R²। वेक्टर में एफ ए बी। ठीक, यहाँ तक सबको कंफर्म हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, एफ ए बी की वैल्यू निकल आई। अगर हम यहीं पर एफ ए सी की वैल्यू निकालें, वेक्टर एफ ए सी इक्वल टू, तो क्या निकलेगा 1/4 इंटू Q1 Q2/R², ऐसे कुछ निकलेगा। अब यहां पर जब हम करेंगे 1/4 इंटू Q1 Q2, Q1 क्या है हमारा इधर, इसके ए और सी की बात करें, Q1 हमारा 4Q है, Q2 हमारा Q है, अपान प्लस माइनस से नहीं मतलब R², क्या आ जाएगा 1/4 इंटू Q1 Q2 मतलब 4Q² डिवाइड बाई R²। ये हो गया वेक्टर एफ ए सी। हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स ऑन ए पर नेट फोर्स ज्ञात करना है, नेट फोर्स निकालना है। इसको अगर हम मान लें एफ, क्या मान लें एफ, वेक्टर एफ ए बी। अब देख रहे हो इक्वल तो है नहीं कि इधर भी एफ हो जाएगा, इधर एफ मान लें तो इधर क्या आ जाएगा वेक्टर एफ ए सी। देखिए 8 है, इसका आधा है इधर। अब देखिए कैसे हुआ, 1/4 ये तो कट जाएगा, R² भी कट जाएगा, Q² कट जाएगा, 8/4 जब करेंगे तो 2 जा में जाएगा, मतलब इसका आधा है, तो ये वाला जो होगा F/2 हो जाएगा। नहीं तो रख के देख लीजिए, एफ की वैल्यू इतनी है, एफ की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू 8Q²/R², बटे जब F/2 करेंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा और 4Q/R² आ जाएगा, जो कि एफ ए सी की वैल्यू है। ऐसे आप कुछ मान लीजिएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ये एफ की वैल्यू है, F/2 की वैल्यू है, नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स अपान ए, मतलब वेक्टर एफ ए की बात करते हैं जब हम, क्या निकलेगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा √F1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, F1 का स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर मतलब F²/2 2 जा 4 प्लस 2F इंटू F2 की वैल्यू F/2 इंटू cos 60 डिग्री होगा, क्योंकि हर एक एंगल हमारा क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। देख रहे हैं ये पर जो एंगल लग रहा है 60 डिग्री, क्योंकि नेट फोर्स जब निकालेंगे इधर है नेट फोर्स हमारा ऐसे जाएगा, इधर ही तो जाएगा नेट फोर्स, तो एंगल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 60 डिग्री। अब क्या करना, क्या है सॉल्व करना है, और क्या करना है, एफ का स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4F² प्लस F² 5F² डिवाइड बाई 4 प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो F²/2। इसको और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, अपान में 4 आएगा, 5F² प्लस 2F² क्या हो जाएगा 7F², 7F²। ठीक, इधर लिख लेते हैं। इसके बाद ये है, पहले शुरुआत ये, उसके बाद इधर आ जाएगा। तो नेट फोर्स हमें निकालना है, वेक्टर एफ ए इक्वल टू √7, ये क्या हो जाएगा 7/2 एफ, एफ की वैल्यू अगर रख दें √7/2 अलग से है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ √7 है, क्योंकि 4 को जब निकालेंगे तो 2 बचेगा हमारा। एफ की वैल्यू रखेंगे 1/4 इंटू क्या है हमारा, एफ की वैल्यू क्या निकली थी, एफ 8Q² अपान में R², या फिर
आप f/2 की वैल्यू रख सकते हैं, ये वाला, या तो यहां से कट कर दो, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये भी वैल्यू निकल जाएगी, ये √7 आगे रहेगा ही। ठीक, तो ये हमारी नेट फोर्स ये चीज निकले, यहाँ पर कंफर्म होता है, समझ में आता है, कंफर्म, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए, अगर यहाँ पर दिया भी गया होता Q की वैल्यू, जिससे -4 है, -4 कूलाम, हम यहाँ पर 4 क्यों लिए हैं, 4 कूलाम दिया होता तो हम यहाँ पर 4 ही रखते, तो हमारी नेट वैल्यू तब हमारे वहाँ पर निकले 1.4570 की वैल्यू 9 × 10⁻9 रखते। हालांकि जब ऐसे दिया रहेगा तब आप निकालोगे, मेथड जानिए, आप लोग सभी कर लोगे। अगली जो वीडियो आएगी उसमें भी मैं न्यूमेरिकल्स ही करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूमेरिकल ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम इस वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं। अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम स्क्वायर में बताएंगे, सर्कल में बताएंगे, और साथ साथ रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल भी बताएं, और दूसरा मेथड जो हमारा है इक्विलिब्रियम वाला, वो वाला मेथड भी हमारा उसमें कंप्लीट होगा अगला वीडियो में। उसके लिए इंतजार कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, परमिटिविटी पढ़ेंगे और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अगला वीडियो जल्द ही आ जाएगा, नोट कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे कल।